अच्छा, क्या मैं ये आरोप लगाने की धृष्टता, गुस्ताखी कर सकता हूं कि जज साहब को कहीं से कोई दबाव था? मैं वो तो नहीं कह सकता। मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए। ये नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं सुनिए वो कहना नहीं चाहते हैं आप। नहीं, सुनिए सुनिए ना, सुनिए। हम बताइए। नहीं नहीं, जज साहब को छोड़ दीजिए, ये जेंटलमैन जज है। अगर गलत रहता तो मैं खुद कहता ना आपको कार्रवाई मैं करने ये की। कह रहा हूं कि देखिए, जेंटलमैन होना अलग बात है, कन्विक्शन के साथ चलना चलना अलग बात है, वैचारिक प्रतिबद्धता, न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, आपको जेंटलमैन होने के साथ साथ न्याय की रक्षा भी करनी है। तो आप न्याय की रक्षा करने के लिए पद से वहां से आपने रिक्यूज किया है। ये थ्योरी है कि मैं बायस हो सकता हूं, चाहे पीड़ित के साथ ही बायस हो सकता हूं। पीड़ित को न्याय मिलना है, बायस क्या होना है? मैं तो हैरान हूं। नहीं नहीं, अगर वो सुनिए। दिशा सालियान की सोसाइटी में रह रही हैं, तो ये इनके ऊपर आरोप लग सकता है, आदित्य ठाकरे और उनका गैंग आरोप लगा सकता है कि ये दिशा सालियान के फेवर में इन्होंने जजमेंट दिया है। अरे दिशा सालियान का तो फेवर में जाएगा ही जाएगा। दिशा सालियान के तो परिवार को न्याय चाहिए, अरे उनके सुनिए फेवर में ना। तो जाना ही चाहिए। नहीं नहीं, लॉ क्या कहता है? करेक्ट जजमेंट बाय रॉन्ग बेंच इज नलिटी कोरम नॉन जुडिस। तो इसलिए अननेसेसरी अपने को बाद में तकलीफ ना हो, जज साहब को तकलीफ ना, वो हट गए तो अभी आ जाएगा ना, अगले हफ्ते आ जाएगा मैटर, उसमें क्या है? बस यही मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो रिक्यूजल है, वो जज साहब ने न्याय को त्वरित पाने की दिशा में एक कदम माना जाए इनका ये रिक्यूजल, या ये माना जाए कि इनके ऊपर दबाव था, इन्होंने खुद को हटा लिया? क्योंकि अभी आपके हिसाब से आप कह रहे हैं कि जस्टिस बाद में जस्टिस अगर बाद में कोई अगर पॉइंट आउट करता कि इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये उसी सोसाइटी में रहते हैं, उन्होंने इनको देखिए आदेश दे दिया इनके खिलाफ, इससे बचने के लिए अगर इनका ऑर्डर सही भी होता तो इनके वो आरोप से बचने के लिए इन्होंने खुद से हटा लिया। और अभी ये थोड़ा लग रहा है कि लंबा हुआ है, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये शॉर्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, यस। और अभी देखिए, नया बेंच जो है ना, नया बेंच हमारा सबका ये धारणा है कि बहुत अच्छा बेंच है। वो मैडम लॉ में बहुत ऐसे बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं पूरे। मतलब मैं मेरा अकेले का नहीं कर रहा हूँ, आप इस हाई कोर्ट के कोई भी रैंडम वकील को आप एक पूछ लेना अबाउट जस्टिस भारती डांगरे, वो कहेंगे बहुत ग्रास्पिंग पावर बहुत बढ़िया है, वेरी शार्प, वेरी ब्रिलियंट और क्विक डिसीजन। तो इस तरह का उनका नाम है कोर्ट में। तो जो ये कह रहे थे सतीश सालियान जी कि कोई भी लेडी जज के पास हमारा मैटर जाना चाहिए, वो हिसाब से ये परफेक्ट बेंच है मेरे हिसाब से। अच्छा, तो मतलब आशीष चौहान जी का जो ये रिक्यूजल है, वो डिरेलमेंट नहीं है इस केस का। केस अपने स्टैंड पर बना हुआ है और द्रुत गति से न्याय की दिशा में बढ़ रहा है। और अब चूंकि भारती डांगरे के जस्टिस भारती डांगरे के बेंच में आ गया है, तो हम लोगों को उम्मीद करनी चाहिए कि त्वरित न्याय हम लोगों को मिल जाएगा। यस। और ये सुनवाई इस सप्ताह हो जाएगी, एक्सपेक्टेड है इस सप्ताह, मतलब कल मेंशन होगा मैटर। और जितना जो भी बेस्ट पॉसिबल अर्लियर डेट रहेंगे वो मैडम देंगे, उस दिन पॉजिटिव डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है। तो ये आदेश किसने दिया कि इसको अर्लीस्ट करिए? जस्टिस सारंग कोतवाल जी ने कहा कि इसको मैटर ऑन हाई बोर्ड रखिए। हाँ, ये उस दिन जब सर्कुलेशन लिया था उस दिन हाई ऑन बोर्ड रखने बोला था, लेकिन जब फाइल पढ़ा तब उन्होंने जज साहब ने कहा अरे यार वो सोसाइटी में मैं खुद रहता हूँ, मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ऐसा इस तरह से। फिर जस्टिस सारंग कोतवाल जी का क्या कहना था इस मुद्दे पर? चुप थे या क्या? नहीं नहीं, वो अरे वो तो पहले दिन से मैंने कहा ना सर, मैंने कहा साहब पहला ऑर्डर इसमें आपका ही है, जो अप्रैल में आपके कोर्ट में आया था और आपने इनको बोला था 4 हफ्ते का समय दिया था, तब वो ऑर्डर आपका है। कहा उसके बाद में आपने वार्निंग के साथ लास्ट चांस बोला था इनको कि आपको कितना समय चाहिए, 1.5 महीने का ना, दिवाली की छुट्टी मिला के चलो 1.5 महीने का समय दे रहा हूं, इसके बाद में समय नहीं दूंगा। बोला साहब वो ऑर्डर भी आपका है। तो बोले बिल्कुल सही बात है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे ब्रदर जज का प्रॉब्लम है,
बस ये बोल के उन्होंने ये किया और कहा कि मुझे पूरा मैटर मालूम है, हम पढ़ के आए आपका पूरा फाइल। मतलब इनडायरेक्टली उनका कहना था कि आपको ज्यादा आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है, विषय ये है। तो वो ये डायरेक्शन तो दे ही सकते हैं ना, जब ये आपने कहा कि ये चला गया तो वो डायरेक्शन तो दे सकते थे कि 1 सप्ताह के अंदर में इस केस को सुना जाए। नहीं, वो नहीं कह सकते। ये जो जिस को नया बेंच को असाइन हुआ वो देंगे ना अभी कि ये मैटर है, लिस्ट करो हाई ऑन बोर्ड वगैरह, वो देंगे, नया बेंच देंगे। अच्छा, फिर वो चूंकि ये हमेशा मामला जा रहा है डबल बेंच के पास, हाँ। अब उस मैडम के साथ उनके साथ तो मान लीजिए कि ठीक है, फिर कोई जज आ जाएंगे, फिर कहेंगे कि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ठाकरे के साथ मिल गया है। अभी उसमें कुछ नहीं कर सकते। सुनिए, ये ऐसा जस्टिस सिस्टम है। आपको एक दिल्ली का केस बताता हूं। एक केस हुआ था खोसला जी का, 28 जज ने रेक्यूजल किया था उसमें, 28 जज अपने सिर्फ 2 ही हुए वो छोड़ दीजिए, वो इतना नहीं होगा इधर। या तो फिर स्पेशल बेंच कंस्टिट्यूट करके मिल जाएंगे आपने, उसमें भी रूल है, एक साथ अगर 2 जज ने रेक्यूज किया तो फिर चीफ जस्टिस साहब उसमें स्पेशल बेंच कंस्टिट्यूट करके देता है, उनसे कंसल्ट करता है, जैसे कि किसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, ऐसे 2 आओ, फिर स्पेशल बेंच, फिर बेंच बदली नहीं होगा उसमें, फिर अंत तक वही बेंच डिसाइड करेगा। अच्छा, आपको कोई आपका अंदर क्या कहता है कि ये दूर से कहीं से आपको लग रहा है कि चूंकि ये मामला पॉलिटिकल है इसलिए जज साहब सब थोड़े घबरा रहे हैं? आपका दिल क्या कह रहा है? एक बताओ क्या, मैं भी अगर जज होता, एक नेचुरल, तुम कितना भी कुछ बोल दो, एक नेचुरल दिमाग में एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट बर्डन रहता है कि मैटर पॉलिटिकल है, नेचुरल है वो। मुझे इतना बताओ, ये अगर इसमें ये आदित्य ठाकरे आरोपी का नाम नहीं रहता, कोई भी एक सादा गरीब आदमी आरोपी रहता, कितना देर लगता? 10 मिनट। हाँ, बस 10 मिनट से ज्यादा नहीं।